ओके, चैप्टर नंबर 15, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। सबसे पहले हमें इस चीज़ को देखना है कि सोल ट्रेडर में और कंपनीज में डिफरेंस क्या होता है। हमें पता है सोल ट्रेडर वो बिजनेस होता है या पार्टनरशिप वो बिजनेस होता है जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लाइक जब वो बैंकरप्ट हो जाते हैं तो उनको सारे के सारे पैसे देने पड़ते हैं लोगों के, जो उनकी ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं, बेशक उनको अपने पर्सनल एसेट्स तक बेचने पड़ जाए। तो इसलिए उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जबकि कंपनीज जो हैं उनके केस के अंदर हमारी लाइबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड होती है। यानी कि कंपनी अगर एक बंद हो जाती है और उसने अवाम के पैसे देने हैं, करोड़ों अरबों रुपए भी देना है, तो वो सिर्फ उतने की देनदार है जितने उसके पास एसेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। उसके अलावा कोई भी शेयर होल्डर जो कंपनी का ऑनर कहलाता है, कोई भी शेयर होल्डर अपनी जेब से एक रुपया नहीं देगा, ना ही अपने एसेट सेल करके पैसे दे रहा होगा। ठीक है। तो इसीलिए इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बिल्कुल जीरो नहीं होती, लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है कि भाई कंपनी के जो असासे हैं, एसेट्स पड़े हैं, उनको बेचो, जो पैसा आता है वो लोगों के जितनों के देने हैं उनको अदा कर दो। अब वो किस बेस पे अदा होते हैं वो भी आज हम इस चैप्टर के अंदर ही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोगों को पैसे दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ऑनरशिप स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि भाई सोल ट्रेडर में एक बंदा ऑनर होता था, पार्टनरशिप में कुछ 4, 6, 10, 12, 2 से ज्यादा लोग ऑनर होते थे। कंपनीज में ऑनरशिप होती है शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है। और शेयर होल्डर्स जो मालिक होते हैं वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, जो कि रन कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, डायरेक्शन दे रहे होते हैं कंपनीज को कि किस सिमत में कंपनी को लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, उनको उसको रन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मैनेजर्स और डायरेक्टर्स जो हैं ये कंपनीज को रन करते हैं। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही ओनर होते हैं कंपनी के। अब एक कंपनी जो है जब वो स्टार्ट करती है तो पैसा कहाँ से लेके आती है? तो उसके दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। पैसा इकट्ठे करने के दो सोर्सेज हैं जहां से कंपनीज पैसा इकट्ठा करती हैं। एक इक्विटी से और एक डेट से। ये दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं मेन। या तो कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा करेगी, या कंपनी लोन लेगी, या उसमें मजीद कुछ टाइप्स आ जाती हैं, वो भी डिस्कस करते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो या तो कंपनी लोन लेके कारोबार शुरू करेगी, या कंपनी शेयर इशू करेगी मार्केट में, शेयर होल्डर्स मार्केट से उसको शेयर खरीदेंगे और कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी उससे अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करेगी। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और सारा कुछ मामला चल रहे होंगे। तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो या तो शेयर होल्डर्स से आता है, या लोन से आ रहा होता है, या दोनों से मिलकर आ रहा होता है। अभी जो शेयर्स होते हैं ना जब एक कंपनी बनती है ना तो उसका एक शेयर कैपिटल ऑथोराइज किया जाता है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स उसके बता दिए जाते हैं कि भाई ये कंपनी जब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होगी तो वहां पर एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है कंपनी का, कि कंपनी जी 10 अरब से ज्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती अपनी पूरी जिंदगी में। यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दिस कंपनी इज 10 बिलियन फॉर एग्जाम्पल। तो अब उससे ज्यादा कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। तो एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है, और वो क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी कैन इशू अपनी पूरी जिंदगी में। इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। इसी वजह से हम ये नहीं करते कि हम अन्य वाक शेयर इशू करते जाएं और डेट्स की तरफ ना जाएं। कंपनी जाती डेट्स की तरफ क्यों है? क्योंकि वो ऐसे नहीं कर, उन्होंने आगे का सोचना होता है, सस्टेनेबिलिटी को देखना होता है। उन्होंने देखना होता है कि अगर हम सारे के सारे शेयर अभी इशू कर देंगे कि तो अगर हमें फ्यूचर में पैसा चाहिए हुआ तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो हम एक बैलेंस बरकरार रखेंगे। ठीक है। शेयर्स इशू किया करेंगे, उससे शेयर कैपिटल आएगा, जरूरियात पूरी हो जाएंगी, लेकिन कभी कभी हमें लोन की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम हर दफा शेयर इशू करते जाएंगे तो हमारा जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ना उसकी लिमिट जो है वो करीब आती जाएगी। और इस तरह कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा ऑपरेट करना फ्यूचर में, क्योंकि फिर उसको हर दफा लोन लेना पड़ेगा और हर दफा लोन मिलेगा नहीं। तो इसलिए एक बैलेंस रखना होता है, और इसके लिए हम एक रेशियो भी पढ़ेंगे आगे रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में, जिसे कहते हैं गियरिंग रेशियो। तो उसको हम साथ साथ मॉनिटर करते रहते हैं कि ये ना हो कहीं हम लोन बहुत ज्यादा ले लें और इक्विटी बहुत कम हो, और ये ना हो कहीं इक्विटी बहुत ज्यादा हो जाए और लोन बहुत कम हो। तो इनका एक बैलेंस बरकरार रखना होता है। सो बहरहाल, एक हमारे पास शेयर कैपिटल होता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो बता दिए जाते हैं कि कंपनी इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। फिर एक इशूड शेयर कैपिटल होता है कि भाई मैक्सिमम 10 करोड़ शेयर्स आप इशू कर सकते हैं, उसमें से 1 लाख शेयर इशू कर दिया। कंपनी स्टार्ट हुई, उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल था जी 10 करोड़ शेयर। पूरी जिंदगी में 10 करोड़ शेयर इशू कर सकती है। उस 10 करोड़ में से उसने अभी 1 लाख सिर्फ जो है ना मार्केट में इशू कर दिए, विच द कंपनी इलेक्ट्स टू इशू, कि भाई ये मार्केट में इशू कर देते हैं, जिसने खरीदना होगा ये 1 लाख शेयर अवेलेबल है, इसमें से खरीद सकता है। अच्छा, अब उसके अलावा ये होता है इशूड शेयर कैपिटल, जो कंपनी ने इशू कर दिया मार्केट में। अच्छा, अब उसके बाद कंपनी जब इशू करती है ना, तो उसका उस शेयर कैपिटल का कुछ पोर्शन होता है जो कंपनी शेयर होल्डर्स से रिक्वायर कर रही होती है कि आप हमें पे करें।
मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसने 1,000 शेयर इशू किए हैं, 1,000 शेयर इशू किए हैं। हर एक शेयर की फेस वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी हुई ना वो $1 है। ठीक है। लेकिन कंपनी जब अभी नई नई आई होती है ना, तो उसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो पहले पहले शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको सब्सक्राइबर्स कहते हैं। जो न्यू शेयर होल्डर्स होते हैं ना, पहले पहले नए नए मालिक, उनसे पहले कोई अभी शेयर होल्डर नहीं होता, उनको सब्सक्राइबर्स कहते हैं। तो वो कंपनी क्या करती है, उन सब्सक्राइबर्स को ना ऑफर करती है, कॉल करती है कुछ कुछ अमाउंट ऑफ शेयर, कि भाई आप जो है ना इतनी इतने पैसे कम से कम हमें अभी दे दें। यानी अगर ये $1 का शेयर है ना, तो आप बेशक अभी 50% पेमेंट कर दें। तो 1,000 शेयर कंपनी ने इशू किए ना, उस पे कंपनी शेयर होल्डर से कह रही है अभी आप 50% हमें पे कर दें, 0.5 के हिसाब से पैसे दे दें, यानी कि 1,000 पूरा ना दें, बेशक 500 दे दें। ठीक है। और बकाया का 500 है ना, वो हम आपसे इंस्टॉलमेंट्स में बाद में ले लेंगे, हम आपसे बाद में ले लेंगे। ठीक है। तो कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल का वो पोर्शन, इट इज अ पोर्शन ऑफ कंपनीज इशूड शेयर कैपिटल दैट शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू पे। जो शेयर होल्डर से कहा जा रहा है कि आप अपने शेयर्स के बदले में पे कर दें, वो हो सकता है हाफ हो, वो हो सकता है 0.7% हो, वो हो सकता है कोई अमाउंट में बता दे कि जी 10 का एक शेयर है, और कंपनी का कॉल्ड अप, जो कंपनी ने कॉल किया है ना कि भाई शेयर होल्डर से रिक्वायर कर रही है कि यार हमें पे करो, वो $8 है। तो बकाया का दो कंपनी बाद में ले लेगी या इंस्टॉलमेंट्स में ले लेगी। ठीक है। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कौन सा होता है, जो कंपनी कॉल कर रही होती है, इशूड का पोर्शन। और पेड अप कौन सा होता है, जो एक्चुअली फिर कंपनी के शेयर होल्डर पे करते हैं, अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी हैज बीन पेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। कंपनी ने 100,000 शेयर इशू किए मार्केट में, इलेक्ट किया कि भाई ये 1,000 शेयर अभी हम ऑथराइज में से निकाल रहे हैं और ये हमने मार्केट में इशू करने हैं। उसमें से कंपनी ने शेयर होल्डर से कहा कि भाई ये 1,000 शेयर हैं, इसका 50% आप अभी हमें दे दें, 50% हम बाद में ले लेंगे, यानी $500 दे दें। अब शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली जो पे किए ना, वो 600 पे कर दिया, ये ज्यादा भी हो सकता है वो 400 पे कर दिया, कम भी हो सकता है वो 500 पे कर दिया, उतना भी हो सकता है। तो जो कंपनी को असल में आया है ना शेयर होल्डर से, वो होता है पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत आसान सा ही इस तरह का सवाल देता है, बता देता होता है कि कंपनी ने इतने परसेंट कॉल अप किया था, तो इतने परसेंट आ गया, जो आ गया वो पेड अप है। ठीक है। और जो कॉल अप किया था वो कॉल अप शेयर कैपिटल में आएगा, और जो इशूड थे वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में आ रहे होंगे, और ऑथराइज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। ज्यादा इसकी उसमें नहीं जाता, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ अभी हमने पढ़ना है, ये तो बिल्कुल एक शुरू में आपको शेयर्स का तारुफ करवा रहे हैं कि शेयर कैपिटल किस तरह का होता है। ठीक है। अच्छा, वो है भी थ्योरेटिकल टॉपिक। कहता है शेयर्स जो है ना, दो टाइप्स के होते हैं, दो तरह के शेयर्स होते हैं। एक हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, आम नॉर्मल शेयर्स होते हैं, और एक हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ठीक है। एक ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, नॉर्मल शेयर्स होते हैं, जो आम स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल, हर चीज हर बंदा शेयर होल्डर जो है वो बन सकता है, कोई भी शेयर खरीद सकता है, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। और एक हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, दो तरह के शेयर्स होते हैं। जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं ना, वो उनकी क्या खसूसियात होती हैं, वो कैरी करते हैं वोटिंग राइट्स। जिस बंदे के पास भी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, वो वोट कर सकता है। वोटिंग राइट से क्या मुराद है, एजीएम मैंने आपको बताया था, एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ये मैंने आपको IAS 10 में बताया था, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट में, कि भाई एक रिपोर्टिंग डेट होती है ईयर एंड, फिर एक डेट आती है जिसपे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज होती हैं, फिर एक डेट आती है जिसपे एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। और वहां पर ये अकाउंट शेयर होल्डर्स को दिखाए जाते हैं, और जो डिविडेंड्स हैं उनको डिक्लेयर किया जाता है। तो ये तमाम के तमाम मामला हो रहे होते हैं। उस एजीएम में बहुत सी चीजें हो रही होती हैं। उस एजीएम के अंदर मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर्स सारे इकट्ठे होते हैं, डायरेक्टर्स सारे इकट्ठे होते हैं। वहां पर वोटिंग होती है कि भाई अगला डायरेक्टर कौन होगा, फलान डायरेक्टर को रिमूव करना है, 50% से ज्यादा शेयर होल्डर्स इकट्ठे होकर उस पर वोट करेंगे, भाई इसको हाँ जी रिमूव कर दो, तो वो रिमूव हो जाएगा। 50% शेयर होल्डर्स मिलके वोट करेंगे, जी इस अगली दफा हमने ऑडिट जो है ना EY से नहीं करवाना, हमने KPMG से करवाना है, तो वो मंजूर हो जाएगा। तो इस तरह के बड़े बड़े फैसले शेयर होल्डर्स क्योंकि ऑनर है, तो वो मेजोरिटी जो शेयर होल्डर है ना, 50% शेयर होल्डर्स, वो मिलके कर रहे होते हैं। अब ये वोट का राइट कौन कैरी करता है, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कैरी करते हैं। जिस बंदे के पास ऑर्डिनरी शेयर होंगे, वो ये ताकत रखता है कि वो वोट दे सके। ठीक है। और 50% से ज्यादा जो वोट होंगे उसकी फिर जो है वो फैसले को माना जाएगा। तो ऑर्डिनरी शेयर्स कौन से हैं, ऐसे शेयर्स जिनमें वोटिंग राइट होता है, एजीएम के अंदर आप वोट डाल सकते हैं किसी भी फैसले के वक्त। और इनके ऊपर डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है। इनके ऊपर क्या पे किया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है। और ये डिविडेंड का लिंक किसके साथ होता है, प्रॉफिट्स के साथ होता है। प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। और डिविडेंड जो है ना, वो पे किया जाता है आफ्टर पेइंग द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अभी पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं।
कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं, या प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिन पे वोटिंग राइट नहीं होता। यानी जिस बंदे के पास प्रेफरेंस शेयर है ना, उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा एजीएम के अंदर, वो वोट नहीं कर सकता। वो शेयर होल्डर है कंपनी का लेकिन उसके पास शेयर कौन से हैं? प्रेफरेंस शेयर हैं। क्यों? इसको एक और फायदा मिल रहा है। इसको फायदा ये मिल रहा है कि जब डिविडेंड बांटे जाते हैं ना, तो पहले इसको मिलते हैं, इसको प्रेफरेंस दी जाती है, फिर ऑर्डिनरी वाले को मिलते हैं। तो जब इसको यहाँ पर एक बेनिफिट मिल रहा है कि जब डिविडेंड बांटे जाते हैं तो पहले इसको प्रायोरिटी दी जाती है, फिर अगर कुछ बचेगा तो ऑर्डिनरी बेचारे को मिलेगा। तो अगर इसको यहाँ पर एक एज मिल रहा है, तो फिर इसको यहाँ से एक एज हम नहीं भी दे रहे, इसको हम यहाँ से एक बेनिफिट नहीं भी दे रहे कि भाई तुम्हारे पास फिर वोटिंग राइट्स नहीं है। हाँ, प्रेफर तुम्हें करेंगे जब हमने शेयर के ऊपर जो जब हमने डिविडेंड देने होंगे, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। ठीक है, जब हमने प्रॉफिट बांटने हैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को देना है। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर मालिक हैं भाई, वो क्या नाम है उसका, वोटिंग राइट रखते हैं। आपके पास वोटिंग राइट नहीं है फिर। ठीक है। और इनका जो डिविडेंड होता है ना, वो भी फिक्स्ड होता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का फिक्स डिविडेंड नहीं होता, इनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है और परसेंटेज की फॉर्म में होता है। और परसेंटेज अप्लाई होती है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। नॉमिनल वैल्यू पढ़ते हैं अभी क्या होता है आगे जाके। नॉमिनल वैल्यू पार वैल्यू को फेस वैल्यू कहते हैं। तो शेयर कैपिटल की मिसाल के तौर पे 1000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और उनकी नॉमिनल वैल्यू 1 है, तो 1000 के शेयर्स हैं। इसके ऊपर 10% फिक्स्ड डिविडेंड है, लाइक इंटरेस्ट। तो वो 100 का डिविडेंड देना ही देना है, ये फिक्स्ड है। ये परसेंटेज की फॉर्म में होता है और नॉमिनल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है जी। अच्छा, कहता है ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसकी भी आगे फर्दर दो किस्में हैं। ये प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, इसकी भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। आपको शायद ये चीजें मैंने ना MA2 में ही पढ़ा दी थी, जब हम कैश एंड कैश फ्लो का चैप्टर कर रहे थे, फिर भी डिस्कस कर बढ़ा रहे दिए सर। थे। हाँ। अब प्रेफरेंस शेयर। टाइम क्या था, फिक्स टाइम वाले थे और नॉन फिक्स टाइम वाले थे। हाँ, अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या है कि भाई, प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है कि आपने शेयर इशू किए, कंपनी ने शेयर इशू किए, फॉर एग्जांपल 2 लाख शेयर इशू किए। कौन से शेयर हैं? रिडीमेबल, जो रिडीम हो जाएंगे, जिसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल लोन की तरह होता है, इसीलिए हम इसको नॉन करंट लाइबिलिटी या लोन की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ था कि डेट्स के अंदर लोन आ जाते हैं या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स की एक टाइप क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने इशू किए हैं 2 लाख शेयर्स और उनकी वैल्यू कितनी थी? एक शेयर की $1, और इसके ऊपर 6% फिक्स जो है ना वो डिविडेंड देते हैं। कंपनी रिडीम यानी बाय बैक शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स, ये साथ लिखा होगा कि भाई 5 साल के लिए शेयर इशू हुए हैं 2 लाख शेयर्स। तो $1 का एक शेयर है, तो इसका मतलब 2 लाख के शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, $2 लाख कंपनी को आ गया। 5 साल के बाद कंपनी ने ये $2 लाख वापस करना है, और 5 सालों तक इसके ऊपर 6-6% का डिविडेंड भी देना है, जिसे हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको क्योंकि शेयर्स के ऊपर दे रहे होते हैं, तो इसको नाम हम इंटरेस्ट का नहीं देंगे, हम इसको डिविडेंड का ही देंगे। और ये डिविडेंड जो है, ये एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम शो करवाएंगे 5 सालों में। भाई वो 2 लाख के ऊपर हर साल 6% जो लग रहा है, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? डिविडेंड, आपका एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं? जो एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी, जो भी उसकी मुद्दत है, 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है, उसके बाद पैसे वापस करने पड़ेंगे। और जब भी हमारे पास ऑब्लिगेशन टू पे कैश होती है, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। ये शेयर होल्डर्स को हमने पैसे नहीं देने वापस, जो इशू कर लिए बस उन्होंने खरीद लिए, बस बात खत्म हो गई। हाँ, अब ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स मार्केट में किसी और को ट्रेड करते रहे, आगे शेयर लेके उसको बेच दिया, सस्ता लिया महंगा करके बेच दिया, तो ये काम वो कर सकते हैं। लेकिन कंपनी उनको देनदार नहीं है। ना कंपनी उनको डिविडेंड्स के अंदर कोई वादा करती है आपको हर साल मिलेगा, इतना मिलेगा। ना कंपनी उनको कहती है आपके शेयर के पैसे आपको फला डेट पे वापस मिल जाएंगे। इसीलिए ये इक्विटी है, ये लाइबिलिटी नहीं है, इसमें कोई ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है। जहां पर जहां पर आपने ऑब्लिगेशन टू पे कैश आ गई कि 5 साल बाद इतने पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन गई है। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरी टाइप क्या है? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाम से बता रहे हैं ये रिडीम नहीं होते, इसके पैसे वापस नहीं करने पड़ते, इस पे सिर्फ जो चीज देनी होती है वो डिविडेंड होता है। तो कहता है जी, कंपनी इशूड 4 लाख शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू थी $2, यानी 8 लाख के उसने शेयर इशू किए और 3% उसके ऊपर डिविडेंड देता है। ठीक है, तो इसको हम एज अ कैपिटल ट्रीट करेंगे, एज अ इक्विटी ट्रीट करेंगे। और इसका जो डिविडेंड है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा। वो दिखाई थी ना आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आज फिर दिखाऊंगा। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर इसका डिविडेंड जा रहा होगा, वहां से जाके
लेस हो रहा होगा रिटेन अर्निंग में से, क्योंकि हम रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड बांटते होते हैं। तो रिटेन अर्निंग में से वहां से जाके लेस हो जाएगा, जैसे प्रियोर पीरियड एडजस्टमेंट लेस यहाँ ऐड होती थी। तो यहाँ तक समझ आ गया कि भाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दो हैं, इक्विटी एंड डेट्स। शेयर्स, शेयर कैपिटल एक ऑथराइज्ड होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, एक इशूड होता है जो कंपनी ने इलेक्ट किया होता है कि आप इतने इशू कर देते हैं, और एक कॉल्ड अप होता है जो कंपनी ने मार्केट में शेयर होल्डर से कहा होता है भाई इतने पैसे हमें कम से कम दे दो, बाकी बाद में दे देना, वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है। और जो उसमें से कंपनी को शेयर होल्डर दे देते हैं वो पेड अप कैपिटल होता है। दो किस्म के शेयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स नॉर्मल शेयर्स होते हैं, इन शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनको डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट्स के हिसाब से, और इनको बाद में डिविडेंड मिलता है। पहले डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस वालों को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों के पास, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, इनको डिविडेंड फिक्स मिलता है परसेंटेज की फॉर्म में, और वो परसेंटेज नॉमिनल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होती है। दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल में चूंकि ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, पैसे एक मुद्दत के बाद वापस करने पड़ जाते हैं, इसलिए ये नॉन करंट लायबिलिटीज में जाता है। और इरिडीमेबल, चूंकि हमने इसके पैसे वापस नहीं करने, इसके ऊपर जस्ट हमने डिविडेंड देना होता है, तो वो हमारे इक्विटी पोर्शन के अंदर आता है। और तो रिडीमेबल सर, प्रेफरेंस। मैं कह रहा था सर कि अगर मैं बायर हूँ, यानी कि मैं शेयर्स रिडीमेबल खरीद रहा हूँ, तो हम्म। मेरे लिए तो ये फायदेमंद ही हो जाएंगे ना, कि आपके मुझे एक लिए, टाइम में वेट करना पड़ेगा लेकिन मुझे वापस अमाउंट मिलेगी। हाँ, ये आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है आपका। ठीक है, ये आपका एसेट है। सर, इसमें प्रॉफिट भी साथ मिलेगा कि मिलेगा। है तो शेयर ही ना, मतलब नहीं, बस आपको ये मिलेगा 6%। होगा फिक्स ही या नहीं? फिक्स मिलेगा। आपने 2,000 के शेयर खरीदे, आपको उस पर 6% मिलेगा। आपने 5,000 के खरीदे, उस पर 6% मिलेगा। और 5 साल बाद आपको वो भी पैसे भी वापस मिल जाएंगे आपके। ओके। ठीक है। तो इरिडीमेबल कौन से हैं? जिसमें हमारे पास सिर्फ हमने डिविडेंड देना होता है, और इसके डिविडेंड जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करवाते, प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करवाते, हम इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में लेके जाते होते हैं। अच्छा जी, शेयर की वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पे अभी हम वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, मैं 2-3 टर्म्स यूज कर रहा था, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं वो क्या होती है। कहता है जी, शेयर की जो वैल्यू होती है ना, एक वैल्यू होती है नॉमिनल वैल्यू, जिसे फेस वैल्यू कहते हैं, जो शेयर के ऊपर लिखी होती है। ये मिसाल के ऊपर पीस ऑफ, एक शेयर है, एक पीस ऑफ पेपर शेयर है, इसके ऊपर लिखा है $1, तो ये उसकी नॉमिनल वैल्यू है। इसको पार वैल्यू भी कहते हैं, इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर एक होती है इशूड प्राइस, द अमाउंट ऑन विच कंपनी इशूड द शेयर्स। अब जरूरी नहीं है कंपनी $1 का शेयर है तो एक पे ही इशू करे, वो 5, 6, 7, 8, 10, 12, क्योंकि कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी उसकी शेयर की प्राइस मार्केट में बढ़ती जाएगी। तो जिस प्राइस पे कंपनी ने शेयर इशू किया है, वो उसकी इशूड वैल्यू या इशूड प्राइस होती है। और एक मार्केट वैल्यू चल रही होती है जिसमें मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है शेयर, तो ये उसकी मार्केट वैल्यू होती है। हो सकता है कंपनी मार्केट वैल्यू से कम पे शेयर इशू कर रही हो, लेकिन नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे कर रही हो। मार्केट में शेयर चल रहा है 10 का, कंपनी ने इशू किया है 8 पे, तो इशूड 8 हुई, और मार्केट वैल्यू 10 हुई, लेकिन नॉमिनल वैल्यू 1 ही है जो उसके फेस पे लिखी हुई। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी शेयर 5,000 शेयर इशूड एट 3.5 ईच। कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए हैं 3.5 पे। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एंट्री क्या करती है, कैसे पास करती है। कंपनी ने इशू किए हैं 5,000 शेयर, और एक शेयर कितने का इशू किया है? 3.5 का। जबकि शेयर की नॉमिनल वैल्यू जो उसके फेस पे लिखी थी वो कितनी थी? 1। तो जब शेयर की नॉमिनल वैल्यू 1 थी तो 5,000 शेयर 5,000 के बनते थे। कंपनी ने 5,000 शेयर 17,500 के इशू किए हैं, 3, 4 या 5 के हिसाब से। तो ये जो अब इसकी एंट्री होगी ना, वो क्या होगी? कहता है कि जो नॉमिनल वैल्यू है ना, वो जाएगी शेयर कैपिटल के अकाउंट में, क्रेडिट हो जाएगी। क्रेडिट कर दूंगा शेयर कैपिटल 5,000 से। जो नॉमिनल वैल्यू से ऊपर आपने कमाया है 2.5, उसे कहते हैं शेयर प्रीमियम, वो चले जाएगी प्रीमियम के अकाउंट में। कैपिटल क्रेडिट कर दूंगा 5,000 से, और बकाया 12,500 शेयर प्रीमियम के अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। और टोटल कैश मुझे कितना आया? 17,500, तो वो मैं डेबिट कर दूंगा। 5,000 शेयर इशू किए, कितने के हिसाब से? 3.5 के हिसाब से। 17,500 कैश आ गया, कैश आया, डेबिट कर लिया। अब ये 3.5 जो है, इसमें से 1 नॉमिनल वैल्यू है और 2.5 क्या है? प्रीमियम है। तो नॉमिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ शेयर से, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूंगा, और प्रीमियम को मल्टीप्लाई करूंगा तो शेयर प्रीमियम को क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर हो गया? एंट्री जब भी करनी है शेयर इशू की, क्या करनी है? डेबिट कैश, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल किस अमाउंट से? शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू से, फेस वैल्यू से। ठीक है। और उससे ऊपर जितने चार्ज किए हैं हमने शेयर होल्डर से, वो सारा का सारा प्रीमियम है। प्रीमियम को मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ शेयर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? शेयर प्रीमियम आ जाएगा। ठीक हो गया? क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके।
और प्रीमियम जो है, शेयर प्रीमियम, वो भी इक्विटी के अंदर ही आता है। क्या होता है? इक्विटी के अंदर ही आएगा जो हाँ शेयर हाँ, प्रीमियम इक्विटी में होता है। आएगा। 17,500 के शेयर इशू किए ना मैंने। लेकिन उसमें से जो शेयर कैपिटल है वो नॉमिनल वैल्यू पे जाता है हमेशा। और जो अजाफी कमाया होता है वो शेयर प्रीमियम होता है, वो मुझे प्रीमियम मिला है। मेरा शेयर था $1 का, लेकिन मैंने 3.5 ले लिए लोगों से उसके, तो 2.5 का मैंने प्रीमियम कमाया इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा। बहुत फायदा सर आईकॉम का लग रहा है, ये समझ आ रही है। चलो अच्छी बात है। अभी अगला पढ़ाने लगा हूँ, ये आईकॉम में नहीं था, राइट इशू। कहता है जी, राइट इशू क्या होता है? राइट इशू ये होता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको एक राइट दिया गया है, एक्स्ट्रा राइट। उनको एक हक दिया गया है कि जब भी कंपनी ने कोई नए शेयर इशू करने हैं ना मार्केट में, तो सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेंगे, सर अगर आपने लेने हैं तो आप ले लें, हम आपको मार्केट वैल्यू से कम पे दे देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं राइट इशू। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे ना, जो उस वक्त शेयर होल्डिंग जिनके पास है, उनको ये ऑफर की जाएगी कि सर अगर आपने शेयर लेने हैं ना, हमने मार्केट में भी इशू करना है, हमें पैसा चाहिए, हमें फाइनेंस चाहिए, तो हमने मार्केट में शेयर इशू करने हैं, हम आपको कर देते हैं और आपको हम ये फैसिलिटी देंगे। वो कहेगा भाई वैसा हम थोड़ी कर रहे हो, मुझे कर देते हो, मैं मार्केट से भी ले सकता हूँ। हम कहेंगे नहीं नहीं सर, हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि हम आपको मार्केट वैल्यू से कम पे देंगे, जो मार्केट में वैल्यू है ना उससे कम पे देंगे सर आपको। तो इससे ये होगा कि आपकी शेयर होल्डिंग भी खराब नहीं होगी। अगर मैं बाजार में इशू करूंगा, नए शेयर होल्डर आएंगे, आपकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी, आप पहले 10% के मालिक थे, अब आप 8% के रह जाएंगे। लेकिन अगर आप ही शेयर ले लेंगे तो आपकी शेयर होल्डिंग भी नहीं खराब होगी, और जो है हम आपको सस्ते में भी दे रहे हैं, तो हमें पैसा भी आ जाएगा, आपका भी सर जाएगा। ठीक है। तो ये पहली ऑफर करनी पड़ती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि भाई आप हमसे अगर इशू शेयर लेना चाहते हैं तो हम आपको शेयर देने को तैयार है। तो राइट इशू क्या होता है? कहता है जी, ये इशू किए जाते हैं शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, इशू किए जाते हैं एट लेस देन मार्केट वैल्यू। दूसरी बात, और इशू किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, फॉर एग्जांपल 2 for 5। कहता है किस बिहाफ पे इशू किए जाते हैं, किस तरह से इशू किए जाते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग जितनी है उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोपोर्शन तय कर दिया जाता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास जितने शेयर्स हैं, हर 5 के बदले हम आपको 2 शेयर इशू करेंगे। एक बंदा था, उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000। तो उसको हमने कहा 2 for 5, हर 5 के बदले 2 शेयर इशू करेंगे, यानी आपको हम 4,000 नए शेयर देने को तैयार हैं, लेस देन मार्केट वैल्यू। किसी बंदे के पास 20,000 शेयर हैं, उसको भी 2 for 5, हर 5 के बदले 2। ठीक है। 1 for 5 भी हो सकता है, हर 5 के बदले 1। 3 for 5 भी हो सकता है, हर 5 के बदले 3। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का प्रोपोर्शन लेंगे, वो सवाल में बताया होगा इस तरह से, 2 for 5, 3 for 5, 1 for 5, 1 for 8, 2 for 8, 5 for 10। तो 10 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 5 कर दो। ठीक है, 2 for 10, हर 10 के बदले 2। तो ये सवाल में बताया होगा। तो उस बंदे के पास जितने शेयर्स थे उसको डिवाइड किया, भाई हर 5 के बदले 2 शेयर मिलेंगे, यानी कि आपको 4,000 नए शेयर इशू करने को हम तैयार है, मार्केट वैल्यू 5 है, हम आपको 4 पे दे देते हैं। ठीक है। और नॉमिनल वैल्यू इसकी माननी थी। तो मैं एंट्री क्या करूंगा इसकी, राइट इशू की, डेबिट कैश, कि भाई 4,000 शेयर इस बंदे ने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ, 4 के हिसाब से ये आ गए 16,000 के, तो ये कैश डेबिट हो गया। और शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू पे जाता है, 4,000 शेयर इस बंदे ने लिए हैं, इसका शेयर कैपिटल बनता है नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से 4,000 का ही, 16,000 में से 4,000 चला गया। बाकी जो 3 का कंपनी ने कमाया ना, वो प्रीमियम कमाया है इससे। ठीक है, मार्केट में इशू करता 4 का कमाता था, लेकिन इससे 3 का कमाया, तो वो 12,000 जो है आपका शेयर प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक है ना। तो राइट इशू क्या है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किया जाए, लेस देन मार्केट वैल्यू किया जाए, और एक प्रोपोर्शन तय कर दी जाए कि इस प्रोपोर्शन में सर आपको शेयर मिलेंगे। तो आपसे वो वैल्यू निकलवा लेता होता है कि मुझे बताएं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और शेयर प्रीमियम में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। ओके। ओके सर ओके। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, उसमें शेयर कैपिटल आ रहा होगा, हमारे पास 10,000 पहले था, वो 10,000 उसने शेयर पहले खरीदे हुए थे ना, तो 10,000 पहले था, 4,000 और आ गया, 14,000 का शेयर कैपिटल हो गया, और प्रीमियम में पहले कुछ भी नहीं था, अब 12,000 का प्रीमियम हमें आ गया। तो शेयर प्रीमियम के अकाउंट में 12,000 चला गया, ये वाला। और ये 4,000 इधर गया है, पहले 10,000 पड़ा हुआ था, ऑलरेडी 10,000 शेयर उसने खरीदे हुए थे हमसे, अब उसको 4,000 और किए हैं, तो उसने 4,000 और खरीद लिए, तो पार वैल्यू के हिसाब से 14,000 शेयर हो गए, 14,000 के। और प्रीमियम पीछे पहले कोई नहीं दिया हुआ था, तो 12,000 का प्रीमियम अभी हमने कमाया है, वो हम प्रीमियम के अकाउंट में ले गए। ये हमारा शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम आ गया। अच्छा, आगे बात करता है रिजर्व्स की। कहता है रिजर्व जो होते हैं ना कंपनी के, अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स।
तो ये रिजर्व्स जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल रिजर्व्स होते हैं, एक रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। ठीक है। कैपिटल रिजर्व्स वो होते हैं जिनको नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स भी कहा जाता है, इसमें से हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते शेयर होल्डर्स को। कैपिटल रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं, इसमें से डिविडेंड्स नहीं दिए जाते, इसमें से पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल रीवैल्यूएशन रिजर्व। और भाई ये रिजर्व तो हमारे पास असल में पैसे की सूरत में है भी नहीं। ये तो हमने कहा कि भाई हमारी प्रॉपर्टी प्लांट पड़ी हुई थी एक 30,000 की, उसकी मार्केट में फेयर वैल्यू 35,000 हो गई है, तो हमने 5,000 का ओसीआई में रिजर्व बस रिकॉर्ड किया हुआ है। जेब में पैसे थोड़ी आए। तो इसमें से पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? हमारा भाई लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 40,000 की थी, अब मार्केट वैल्यू उसकी 50,000 हो गई है, हमने रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा, हमने 10,000 का ओसीआई में और इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया हुआ है। ये रीवैल्यूएशन रिजर्व मेरे पास असली में थोड़ा है, ये तो बुक में आया है, सिर्फ अनरियलाइज्ड गेन है ये रियलाइज्ड प्रॉफिट्स नहीं है, ये रियलाइज्ड गेन्स नहीं है, ये अनरियलाइज्ड सरप्लस अनरियलाइज्ड गेन्स है। तो ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स होते हैं, लेकिन हमारे रिजर्व्स के अंदर कैपिटल के अंदर पड़े होते हैं। और इसी तरह जो शेयर प्रीमियम है ना, शेयर प्रीमियम ये असल में आया तो है हमें, लेकिन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, हम इसमें से डिविडेंड्स नहीं देते, याद रखना है। तो ऐसे रिजर्व्स जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं, लाइक रिवैल्यूएशन रिजर्व्स या शेयर प्रीमियम, इनमें से डिविडेंड पे नहीं किए जाते, ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स भी कहलाते हैं और कैपिटल रिजर्व्स भी कहलाते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं कुछ रेवेन्यू रिजर्व्स, लाइक रिटेन्ड अर्निंग्स, जो हम अपने रेवेन्यू से कमाते हैं प्रॉफिट, उससे फिर वो जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर। और कुछ बाजू का जनरल रिजर्व्स लिखे होते हैं। तो ये जनरल रिजर्व्स या रिटेन्ड अर्निंग्स जो है आपकी चले जाती होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में से, इसके अंदर से हम अपना डिविडेंड पे करते होते हैं। इसीलिए ऊपर मैंने आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डिविडेंड लेस करवाएंगे रिटेन्ड अर्निंग में से। तो रिटेन्ड अर्निंग्स या जनरल रिजर्व में से हम वो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स होते हैं, और इसमें से हम अपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड्स। डिविडेंड्स की बात कर रहा हूँ खाली सिर्फ, ठीक है, याद रखना। तो डिविडेंड किस में से देते हैं भाई? रिटेन्ड अर्निंग या जनरल रिजर्व में से, नॉर्मली रिटेन्ड अर्निंग में से ही देते होते हैं। और डिविडेंड किस में से नहीं दे सकते? रिवैल्यूएशन और शेयर प्रीमियम। अच्छा, एक और छोटी सी टर्म पढ़ते हैं और आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा आपके ऊपर बोझ हो जाएगा। इसको दो हिस्सों में हम बांट लेते हैं इस चैप्टर को। कहता है बोनस इशू। एक जिस तरह अभी ऊपर पड़ा था राइट इशू, इसी तरह एक और इशू होता है जिसे कहते हैं बोनस इशू। ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही किया जाता है, लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि ये फ्री दिए जाते हैं। यानी हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री शेयर्स जो दे रहे होते हैं ना, उसे कहते हैं बोनस इशू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जिन जो हमारे पहले से ही कंपनी के मालिक हैं, उनको मुफ्त के शेयर्स, फ्री शेयर्स, प्रोपोर्शन के तहत कि हर 8 के बदले दो, हर 10 के बदले दो, ठीक है, ये फ्री शेयर्स बांटे जा रहे होते हैं, उसे कहते हैं बोनस इशू। अब सवाल ये पैदा होता है, जब फ्री देंगे तो पैसा तो आएगा नहीं, तो डेबिट कैश तो होगा नहीं, फिर एंट्री क्या करूं? ठीक है। कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ा है, कंपनी के कैपिटल में से शेयर चले गए, इशू हो गए, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं आया, तो फिर डेबिट क्रेडिट क्या करूं? सवाल ये पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिटेन्ड अर्निंग। नहीं, रिटेन अर्निंग नहीं करूंगा। वो मैं इसलिए आपको एंड पे ये पॉइंट नोट करवाया बार बार कि हम इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते, लेकिन इसमें से कुछ और कर सकते हैं ठीक है, वो अभी करके दिखाऊंगा। तो इसमें रिटेन्ड अर्निंग में से नहीं मुफ्ता की शेयर देंगे? नहीं, वाह। देखें, ये भी हम कहते हैं हमने इशू किया किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और फ्री ऑफ कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन, 2/4 8 या 2/10 या 3/15, जो भी सवाल में दी होगी। तो हम इस वाली से डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कहता है देयर इज नो कैश इनफ्लो, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन एंट्री रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए साहिब थे, उनके पास 2500 शेयर मौजूद थे, हर 10 के बदले 2 शेयर उनको गिफ्ट कर दिए, यानी 500 शेयर। इन 500 शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? 1 के हिसाब से 500 की। उस 500 से मैं अपना शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दूंगा, और ये पैसे निकालूंगा कहाँ से? प्रीमियम में से, क्योंकि ये प्रीमियम मैंने इन्हीं से कमाया हुआ था पहले, ठीक है। तो इन्हीं के पैसे इनको दिए हैं एक किस्म के। तो शेयर प्रीमियम में से निकाल लूंगा, डेबिट कर दूंगा, और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर। तो सिर्फ वो समझो इक्विटी के अंदर ही बस घूमता रहेगा, प्रीमियम के अकाउंट से पैसे निकल के कैपिटल के अकाउंट में चले जाएंगे, शेयर होल्डर की जेब में डिस्ट्रीब्यूटेबल एज अ डिविडेंड नहीं हम दे रहे, हम बोनस इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको उससे कंफ्यूज ना करना, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल बात कर रहा है डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से। हम कभी भी शेयर प्रीमियम में से डिविडेंड नहीं देते होते हैं, हाँ, लेकिन बोनस इशू हम शेयर प्रीमियम के अकाउंट में से कर सकते हैं, ठीक है। शेयर प्रीमियम से निकालेंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे, सिंपल सी एंट्री बोनस इशू की, नॉमिनल वैल्यू। ओवरऑल तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा ना, उसी में से नहीं, निकाल के उसमें हाँ, ऐड कर दिए। इक्विटी उतने की रही है,
हाँ जी। सिर्फ कैपिटल बढ़ गया, प्रीमियम कम हो गया, बस ये फर्क पड़ा। तो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर जितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर बनते हैं, मल्टीप्लाई करके शेयर प्रीमियम डेबिट कर देंगे, कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। ठीक है जी। बोनस इशू। ओके, लास्ट टॉपिक, और आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कहता है जी, कंपनी अगर बंद हो गई, वाइंड अप हो गई, खत्म हो गई, पैसे किसको दूं पहले? तो सबसे पहला नंबर है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कौन आते हैं? जिन्होंने अपनी इन्वेंट्री रखवा के कोई लोन लिया हुआ था, दिया हुआ था सॉरी, और मिसाल के तौर पे कोई गिरवी चीज रखवाई हुई थी। ठीक है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, जिनके हमने पैसे देने होते हैं और उन्होंने उसके बदले कुछ सिक्योरिटी रखवाई होती है, तो सबसे पहला हक उनका है। ठीक है, उनको पहले पे किया जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, लोन नोट्स जिन्होंने दिए होते हैं हमें। अच्छा, उसके बाद आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लाइक ट्रेड पेबल्स, ऑडिटर्स। इनको उसके बाद पेमेंट, यानी कि एक कंपनी बंद हुई, उस कंपनी ने लोगों के 4 अरब देने था। ठीक है, अब उसमें ये सारे बंदे शामिल थे। किसको दें? हमने कहा जी कंपनी के एसेट्स की नीलामी करवाओ, वैल्यू लगवाओ। कंपनी के पास एसेट कितने के हैं जी? कंपनी के पास एसेट मिल मिला के कोई 2 अरब के बिके, बाकी 2 अरब नहीं है हमारे पास। तो 2 अरब बांटना है, किसको दूं? सबसे पहली बारी इनकी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, जिन्होंने की सिक्योरिटी रखवाई हुई है और हमने उनके पैसे देने हैं उसके बदले। ठीक है, उसके बाद ट्रेड पेबल्स या ऑडिटर्स। अगर ऑडिटर्स के पैसे देने हैं या पेबल्स के पैसे देने हैं, तो वो उसके बाद है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, और फिर कुछ बचा तो ऑर्डिनरी बेचारे, रेजिड्यू लेफ्ट इफ एनी, अगर कुछ बच गया तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो ये सीक्वेंस होती है वाइंड अप के केस के अंदर। पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और एंड पे बारी आती है ऑर्डिनरी वालों की। अगर कुछ बचा तो उनको भी दे देंगे, जो इस केस में नहीं बचेगा, क्योंकि 4 अरब में से 2 अरब ही है हमारे पास, तो एंड में तो कुछ नहीं बचेगा। मॉर्टगेज और बिल्डिंग जो है, मतलब बिल्डिंग का जो पूरी उसकी प्रॉपर्टी का जो रेंट जिस जो ओन करता है फाउंडेशन, उसको पैसे देने का कह रहे हैं क्या? ना 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 ना, एक कंपनी है बंद हो गई है मिसाल के तौर पे, उस कंपनी के अंदर एसेट्स पड़े हुए हैं, उसके हो सकता है वो बिल्डिंग अपनी हो, कंपनी के नाम पर। जो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, याद रखना। कंपनी एक अलग बंदा होता है पूरा। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके नाम पे बिल्डिंग होगी, कंपनी के नाम पे, किसी बंदे के नाम पे नहीं होती। कंपनी के नाम पे एसेट्स होते हैं, कंपनी पे केस होता है। शेयर होल्डर पे थोड़ी केस हो रहे होते हैं, डायरेक्टर पे थोड़ी केस हो रहे होते हैं। ठीक है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी है। कंपनी के नाम पे एसेट्स होते हैं, कंपनी बंद